हेलो नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के बारे में समझेंगे कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से जिलों से वो प्रवाहित होती है, उस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बेतवा नदी की जो स्थिति है वो किस स्थान से गुजरती है और क्या उसकी स्थिति है उसके बारे में समझते हैं मैप के जरिए। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। फिर इसमें बात करते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी कहाँ से, इसका जो उद्गम है वो रायसेन जिले से होता है। यहाँ यहाँ सागर है, यहाँ इसके नीचे रायसेन है। तो यहाँ से देखें आप ऐसे और जाके यमुना में जो है मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा। तो सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात करते हैं। कहाँ से होता है इसका उद्गम? जो बेतवा नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। रायसेन जिला के कुमरागढ़, रायसेन जिला का जो कुमरागढ़ है गांव, तो उस स्थान से जो है बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश का जिला रायसेन और रायसेन जिला का एक कुमरा गांव है। तो उस स्थान से जो है बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। फिर इसका मुहाना क्या है? मुहाने का मतलब होता है कि ये जो नदी है या तो जाके ये सागर में गिरेगी या फिर किसी अन्य बड़ी नदी में मिल जाएगी। तो ये जो बेतवा नदी है ये जाके यमुना में मिल जाती है। तो इसका जो मुहाना है ये उसी क्षेत्र पे मुहाना बनाएगी जिस स्थान पे ये जाके यमुना में मिलेगी। तो इसका जो मुहाना है वो कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ? हमीरपुर में। तो सबसे पहले इसका उद्गम लिख लेते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश, रायसेन। कहाँ? कुमरा गांव। कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। फिर इसके बाद करते हैं इसके मुहाने की बात। तो इसका जो मुहाना है, मुहाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ? हमीरपुर जिला। किसमें मिल जाती है? यमुना में। फिर बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो बेतवा जो नदी है ये मुख्य रूप से दो राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, तो कुछ क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का कवर करती है लेकिन कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी कवर करती है। तो इसकी जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है। मतलब इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो 590 किलोमीटर है और इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 232 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। क्या है इसकी लंबाई? संपूर्ण लंबाई 590 किलोमीटर। फिर बात करते हैं इसकी केवल मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 232 किलोमीटर। ओके। तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो 590 है और केवल मध्य प्रदेश में ये जितना क्षेत्र कवर करती है वो उतना क्षेत्र 232 किलोमीटर है। फिर इसकी आबाद क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। आबाद क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया कि ये जो नदी है जितना भी हिस्सा कवर करती है, जितने भी क्षेत्रों में अपने जल को फैलाती है, तो वो उसका आबाद क्षेत्र कहलाता है। तो ये मुख्य रूप से किस किस जिलों में इसका जो आबाद क्षेत्र है वो है, या फिर किन किन जिलों में से ये होकर गुजरती है? तो सबसे पहले है रायसेन। रायसेन जिले से तो इसका उद्गम ही होता है। फिर दूसरे नंबर पे है विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना और निवाड़ी। तो आप यहाँ पे मैप के जरिए भी समझें। अब्बाह क्षेत्र
तो सबसे पहले है रायसेन, फिर विदिशा, फिर गुना, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि। तो आप समझे यहाँ से तो इसका उद्गम हुआ है, तो ये रायसेन हो गया। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे विदिशा, फिर यहाँ पे गुना, गुना के बाद आप ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे टीकमगढ़ जिला है और इसके ऊपर निवाड़ी जिला है। तो जो ओरछा है, निवाड़ी में जो ओरछा एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ राम राजा सरकार की स्थापना हुई है और वो बैठे हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जो ओरछा क्षेत्र है वो मुख्य रूप से इसी के किनारे बसा हुआ है। फिर बात करते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। तो इसके जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है बेत्रवती, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में से प्रवाहित होती है और बुंदेलखंड के लोगों के लिए जल की जो पूर्ति है वो करती है। तो इसको जो है बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है उसे नर्मदा को कहा जाता है, ऐसे ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला नाम बेत्रवती है, दूसरा नाम है बुंदेलखंड की जीवन रेखा, फिर मध्य प्रदेश की गंगा, फिर शिव की पुत्री, शिव की पुत्री के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। तो इसके अन्य नाम लिखें आप, अन्य नाम वेत्रवती, अन्य नामों में है वेत्रवती, फिर मध्य प्रदेश की गंगा, फिर बुंदेलखंड की जीवन रेखा व शिव की पुत्री। ओके, वेत्रवती, मध्य प्रदेश की गंगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा और शिव की पुत्री आदि नामों से बेतवा नदी को जाना जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से वीना, धसान और सिंधु और हलाली और जामनी, ये प्रमुख रूप से आप लिख लें सहायक नदियां किसकी? बेतवा नदी की। तो सबसे पहले है वीना नदी, फिर है धसान, फिर जामनी, फिर सिंध। तो ये जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से किसकी? बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जलप्रपात के बारे में। तो ये जो बेतवा नदी है ये जलप्रपात वैसे तो नहीं बनाती है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य रूप से बीना नदी जो है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हम आपको बताते हैं कौन सी जलप्रपात का निर्माण करती है और कहाँ करती है। सबसे पहले आप ये समझें कि इसका उद्गम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका मुहाना भी पता होना चाहिए, लेकिन जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इसकी लंबाई। वो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, किसी भी एग्जाम में। तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो है 590, और जो केवल मध्य प्रदेश की लंबाई की बात करें तो 232 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसका आबाद क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रायसेन या विदिशा, गुना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जो जिले हैं ये किन नदियों के तट पर बसे हैं या फिर किस नदी के तट पर बसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेतवा नदी के किनारे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बारे में बात करते हैं तो इसके अन्य नाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? किसी भी आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि बेतवा को और किन नामों से जाना जाता है, या फिर आपको ये ऐसा भी दे सकते हैं बेतवा की जगह बेत्रवती की लंबाई। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही लिखना है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, इससे भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन।
और इसकी सहायक नदियां जो हैं ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखें कि बीना, धसान, जामनी, सिंध, ये सभी जो नदियां हैं ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर बात करते हैं हम इसके जलप्रपात के बारे में। तो मुख्य रूप से कौन कौन से जलप्रपात हैं? इसका मुख्य रूप से एक ही जलप्रपात है और इसकी जो सहायक नदी है बीना नदी, वही ये जलप्रपात बनाती है। कौन सी? बीना नदी। कहाँ? मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। सागर जिले की राहतगढ़ तहसील में भालकुंड नामक एक जलप्रपात है जो किस नदी पर बना हुआ है? बीना नदी पर। और बीना नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा? भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात। और कहाँ है ये? सागर जिला, राहतगढ़ तहसील। तो ये जो मुख्य रूप से इसका जलप्रपात है वो एक ही है जो कि बीना नदी पर सागर जिले की राहतगढ़ तहसील में बना हुआ है, जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके तटीय शहरों के बारे में। तो इसके तटीय जो शहर हैं या फिर प्रसिद्ध क्षेत्र कहें तो पहला तो है सांची जो कि रायसेन जिले में है। और दूसरा हम बात करते हैं, सॉरी, विदिशा जिले में है। और दूसरे की हम बात करते हैं, सांची जो है वो विदिशा जिले में है। और दूसरे की हम बात करते हैं तो जो निवाड़ी जिला है उसमें आप प्रसिद्ध स्थल एक देखेंगे ओरछा, जहाँ पर भगवान राम राजा सरकार के रूप में बैठे हुए हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वो भी एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारी मात्रा में भक्त वहाँ पे आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा ही है एक क्षेत्र सांची जो कि इसके तट पर बसा है, जहाँ पे मुख्य रूप से आपको बौद्ध स्तूप देखने के लिए मिलेगा और इस स्थान पर विदेशी पर्यटक देखने आते हैं। तो ये दोनों जो स्थल हैं ये बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं। तो इसके दो ही एक तटीय शहरों की बात करें तो तटीय शहर कौन कौन से हैं? सांची जो कि विदिशा में है और ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में है। इसके तट पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं इसके बांध के बारे में। तो जो बेतवा नदी है इस पे मुख्य रूप से कौन कौन से बांध बनाए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बांध है माता टीला बांध। माता टीला बांध आप समझें, माता टीला बांध, हलाली नहर और भांडेर नहर। हलाली नहर एवं भांडेर नहर। तो इस पर मुख्य रूप से कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? माता टीला बांध, हलाली नहर और भांडेर नहर। ये जो तीन है ये प्रमुख रूप से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनको आप अंडरलाइन या मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक टैग लगा लें साथ में। फिर बात करते हैं इसके विशेष के बारे में कि जो बेतवा नदी है इस पर मुख्य विशेषता इसकी क्या है, इस पर विशेष क्या है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आप समझें कि ये जो बेतवा नदी है यहाँ से जाके यहाँ ऐसे जाती है फिर यमुना में मिल जाती है। तो आप देखें ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, इन दोनों की एक तो सबसे पहली बात सीमा का निर्धारण करती है। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना। भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत हुई है वो कब से और कैसे हुई है? तो वो इसी के कारण हुई है, केन बेतवा लिंक जोड़ो, मतलब केन और बेतवा नदी का एक प्रकार से इनकी ऐसी लिंक जोड़ना है ताकि इसका जल इसमें आए और इसका जल इसमें आए तो एक उनका कनेक्शन बन जाए और
और जो क्षेत्र जल सूखा के अंतर्गत आता है, मतलब जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा है या जल जल की कमी हो रही है, उन क्षेत्रों तक उनका जल आसानी से पहुंच सके। तो इसलिए इस परियोजना को ये नाम दिया गया है कि केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना। ठीक है, तो ये किससे शुरू किया गया है? बेतवा नदी से। ठीक है, तो इसमें एक विशेष बात जो है ये है। विशेष क्या है? केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना। ओके, फिर बात करते हैं इसकी समस्याओं के बारे में। एक और चीज इसमें विशेष है, क्या? देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। देवगढ़ जो क्षेत्र है उसे जो बेतवा है उसका आइसलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र एक ऐसा है, क्योंकि वो एक तो नदी के ऐसे स्थान पे स्थित है कि नदी का जो जल है वो उसे आसपास से घेरे हुए है और बाकी जो जो क्षेत्र है वो बीच में है, इसलिए उसे देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। देवगढ़ बेतवा का आइसलैंड। ओके, फिर बात करते हैं इसकी समस्याओं के बारे में। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है और जिसका कारण इस नदी में पाए जाने वाला प्रदूषण है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो मध्य प्रदेश की किस नदी में होता है? बेतवा नदी में। तो ये इसकी एक प्रमुख समस्या है। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? वो हमें ही अपने जागरूक से और जैसे भी कर सकते हैं तो वैसे करेंगे और करना चाहिए। तो ये इसकी एक समस्या है। क्या? ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, इसकी समस्या क्या है। सॉरी, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। ओके, तो अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये जो जलप्रपात है ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फिर तटीय शहर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि सांची किस नदी के तट पे है और ओरछा किस नदी के तट पे। फिर बांध, बांध भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बांध कौन सी नदी के किनारे पे या फिर कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो माता टीला बांध, हलाली और भांडे नहर, ये तीनों जो है ये बेतवा नदी पे बनाए गए हैं। फिर इसमें विशेष क्या है? मुख्य रूप से तो केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना इसमें विशेष है। और देवगढ़ जो है उसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है और इसकी जो समस्या है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। तो आपके लिए यदि बेतवा नदी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए या फिर उससे संबंधित कुछ भी आए तो आपको हमने पूरा डिटेल में समझा दिया है। आप उसे अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से देखें, अच्छे से याद रखें ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं शिप्रा नदी की। तो आप शिप्रा नदी के बारे में समझें। शिप्रा नदी कहाँ से कैसे इसका उद्गम होता है और कहाँ से ये निकलती है, किन किन स्थान से ये बहती है, इसमें क्या क्या खास विशेष बातें हैं। तो कौन सी नदी? शिप्रा। इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके उद्गम के बारे में जान लेते हैं कि जो शिप्रा नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित इंदौर जिले की काकरीवड़ी पहाड़ी से इसका जो उद्गम है शिप्रा नदी का वो इंदौर जिले के काकरीवड़ी पहाड़ी से हुआ है। और किस पर्वत श्रेणी के? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, तो यहाँ से इंदौर से काकरीवड़ी पहाड़ी इसका जो है उद्गम हुआ है। ठीक है, कहाँ से? इंदौर
काकड़ी, वडी, पहाड़ी। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसके हमने उद्गम के बारे में समझा। अब बात करते हैं इसके मुहाने की। तो इसका मुहाना क्या होता है? मुहाना वो होता है कि ये कहाँ जाके और किस नदी में मिलती है। तो बात करते हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम व मंदसौर से होते हुए चंबल नदी में जा मिलती है। ये मुख्य रूप से इन 3 से 4 जिलों में बहती हुई और जाके चंबल नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। तो ये किस किस क्षेत्र से गुजरती है? तो इसका जो उद्गम है वो इंदौर से हुआ है। इंदौर के बाद फिर ये उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी इसी के तट पर है। फिर रतलाम और मंदसौर, ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बहती हुई। तो फिर हम बात करते हैं इसके बाह्य क्षेत्र के बारे में, लिख लो या फिर जिले। तो कहाँ से मुख्य रूप? सबसे पहले इंदौर से तो इसका उद्गम हुआ है। फिर उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। ओके। फिर आप इतना समझे कि इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। आप ये भी समझिए, यहाँ पे देखो जैसे इंदौर से इसका उद्गम हुआ है तो इंदौर के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आप समझे यहाँ से पहले मंदसौर और फिर यहाँ से रतलाम, रतलाम से होते हुए फिर ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो जो सिप्रा नदी है उसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। कितनी? 195, जिनमें से 93 किलोमीटर लंबाई उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले में इसलिए अलग से दिया गया है, एक तो उज्जैन जो शहर है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो बाबा महाकाल हैं वो इनसे थोड़ी ही दूरी पर हैं। तो ये एक मुख्य विशेषता है, या फिर कहें ये मध्य प्रदेश की जो उज्जैन है, मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाती है। तो इसलिए बताया गया है कि जो उज्जैन शहर है इसमें 93 किलोमीटर अपनी जो लंबाई है वो सिप्रा नदी कवर करती है, और बाकी इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितनी है? 195। कितनी है इसकी लंबाई? 195 किलोमीटर। और उज्जैन शहर में ये कितनी अपनी लंबाई कवर करती है? 93 किलोमीटर। फिर इसके आबाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसका आबाह क्षेत्र वही है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, यही सब क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं, या अन्य नाम या उपनाम। तो इसके जो उपनाम है वो पूर्ण सलिला, पापहारिणी, सोमवती और मोक्षदायिनी। तो लिखें उपनाम के बारे में। पापहारिणी, मोक्षदायिनी, और क्या हमने आपको बताया? सोमवती और पूर्ण सलिला। तो सोमवती व पूर्ण सलिला, ये इसके उपनाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सरस्वती नदी, गंभीर नदी और खान नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो छोटी छोटी ही हैं। ये भी तो एक छोटी नदी है लेकिन इसका विशेष महत्व है। सहायक नदियां कौन कौन सी? गंभीर, खान नदी और सरस्वती नदी। ये सब आपको देखने के लिए इसकी सहायक नदियों के बारे में जान सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके तटीय शहरों के बारे में। तो इसके जो तटीय शहर हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? इंदौर से तो इसका उद्गम हुआ है। फिर इसके बाद है उज्जैन, उज्जैन के बाद है मंदसौर, मंदसौर के बाद है रतलाम। ये मुख्य रूप से 4 जिले हैं, ये इसी के तट पर बसे हुए हैं।
फिर इसमें जो हम बांध की बात करते हैं तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना निर्माणाधीन, मतलब इसका जो काम है या फिर इसका जो निर्माण है वो होना है। फिर नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना है, ठीक है। इसके बांध के बारे में इसमें ऐसा कोई प्रमुख विशेष बांध नहीं है जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, याद रखना हो, तो आप इतना समझ सकते हैं। फिर इसके विशेषता के बारे में बात करते हैं तो इसमें विशेष क्या है, हमने आपको अभी बताया। इस नदी के तट पर उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। आप ये समझें कि ये जो कुंभ होता है वो प्रत्येक 12 वर्षों में और भारत में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में किया जाता है और प्रयागराज में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है और नासिक में किया जाता है। ये प्रमुख 4 जो क्षेत्र हैं उनमें जो महाकुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 12 वर्षों में। तो ये आप समझ सकते हैं कि उज्जैन जो जिला है, धार्मिक जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल विराजमान है और जिसके तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। तो ये एक इसकी विशेषता है। क्या इसमें ये विशेष है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल विराजमान हैं एवं सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी समस्या के बारे में। तो इसकी जो समस्या है वो क्या है, आप समझें कि ये जो शिप्रा नदी है ये इतनी बड़ी नदी और एक प्रकार से सदाबहानी नदी नहीं है। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो इसमें जो है जल की समस्या हमें देखने के लिए मिल सकती है। जैसे ही इसमें जल की समस्या होती है ये नदी में सूखा पड़ने लगता है, लोगों के लिए भी जल की समस्या होती है और जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं उन वो भी स्नान नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक जो परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, हमने आपको अभी बताया, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि जो इसका जो ग्रीष्म काल में जो जल कम हो जाता है तो नर्मदा का जो जल है वो इस नदी में ट्रांसफर किया जाए और ताकि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन के लिए तो वो अच्छे से स्नान कर सकें और वहाँ के लोगों को जल की जो पूर्ति है वो आसानी से हो सके। तो इसलिए नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो आज हमने बात की किसके बारे में, बेतवा नदी के बारे में सबसे पहले, फिर शिप्रा नदी के बारे में। तो बात करते हैं इसके उद्गम की। तो इंदौर जिला काकरीबरडी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। फिर इसमें जिले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। तो आप समझें इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम ये प्रमुख 4 जिले हैं। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। फिर इसके उपनाम हमने आपको बताया, पाफानी, मोक्षदायिनी, सोमवती, पूर्ण सलीला, ये सब इसके उपनाम हैं। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी सहायक नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप ये जरूर याद रखें, गंभीर, खान और सरस्वती, ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसकी जो विशेषता है वो इस मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। इसकी विशेषता क्या है, इसमें विशेष बात क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल विराजमान है और सिंहस्थ कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में। साथ में आप ये भी याद रखें, प्रत्येक 12 वर्ष में। और हमने आपको जो शिप्रा नदी है उसकी स्थिति बताई है मैप में भी, और बेतवा नदी की भी आपको स्थिति बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।